100 साल पहले सोवियत रशिया के फाउंडर व्लादिमीर लेनिन ने एक दिलचस्प बात कही थी पॉलिटिक्स के संदर्भ में कि कभी कभी दशकों तक कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स की दुनिया में, लेकिन फिर कुछ हफ्ते ऐसे आते हैं जिसमें पूरे दशक की घटनाएं घट जाती हैं। बीते हफ्ते सीरिया में भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिला। पलक झपकते दशकों पुराना डिक्टेटर प्रेसिडेंट बशर अल असद की रजीम खत्म हो जाती है। सीरिया की राजधानी डेमास्कस को रेबेल्स और टेरर ग्रुप्स कैप्चर कर लेते हैं और कई देशों और यूनाइटेड नेशंस की टेरर लिस्ट में शामिल हयात तहरीर अल शाम यानी HTS डेमास्कस पर अब अपना परचम फहरा देती है। HTS के जो सरदार हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, इनके हाथों में सीरिया जैसी मिडिल ईस्ट की एक पावर, उसकी कमान अब आ जाती है। क्या होगा सीरिया का इसके बाद, किसी के पास साफ जवाब तो है नहीं। पिछले हफ्ते तक प्रेसिडेंट असद सीरिया के 80% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रहे थे, फिर अचानक से एक रेबल ब्लिट्सक्रीग होती है और 7 दिन नहीं टिक पाते हैं असद इस ब्लिट्सक्रीग के सामने। यह रेबल ऑफेंसिव लेट नवंबर में शुरू होता है, ठीक उसी दिन जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता होता है। लेबनान में सीजफायर स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों बाद सीरिया में रेबेल्स के इस नए ऑफेंसिव की खबरें आने लगती है। नवंबर एंड में एलेप्पो का कब्जा और फिर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आतंकी फौज पहुंच जाती है डेमास्कस, सीधा बशर अल असद के पैलेस के अंदर। बट अब तक डिक्टेटर साहब तो अपने परिवार के साथ रशिया पलायन कर चुके होते हैं। बहुत कुछ देखना समझना है हमें सीरिया के बारे में। यह एक देश की कहानी नहीं है, यह पूरा एक जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो देखा जा रहा है, लीडर्स की जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हमने देखने को आई है पिछले इतने दशकों में, यह सब के साथ साथ कई सवाल अभी सीरिया के साथ खड़े होते हैं। सबसे पहला, इतनी जल्दी बिना किसी सिग्निफिकेंट वार्निंग इतना बड़ा रिजीम चेंज कैसे हो गया जो दशकों तक एक रिजीम था। नंबर 2, जो बशर अल असद 2016 में सीरियन सिविल वॉर को जीतते हुए नजर आ रहे थे, वो इस बार इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हैं और पलायन कर लेते हैं। नंबर 3, सीरिया में आईसिस जैसे ग्रुप्स का खात्मा हो चुका था। रशिया और ईरान के बैकिंग से सीरिया सरकार का इंफ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। अब अचानक एक हफ्ते के अंदर यह सब बदल कैसे जाता है? ये जो बड़े पावर्स होते हैं ये पीछे क्यों हट जाते हैं? और नंबर 4, ये जो रेबल ग्रुप्स होते हैं उनके पास सडनली इतनी पावर कहां से आ जाती है, इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आ जाती है? ये सब क्या एक स्पॉन्टेनियस इंटरनल डोमेस्टिक अपराइजिंग था या यहां कुछ और ही ग्रेट गेम चल रहा है? आज के वीडियो में हम एक डीप डाइव करेंगे पूरे सीरिया के सिचुएशन में, जानेंगे कि इस पूरे सिविल वॉर की क्या कहानी है, ये मेजर पावर्स कौन कौन से हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। असद के जाने के बाद प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं कई देशों के लिए, इंक्लूडिंग भारत के लिए, कि इस पूरे सिचुएशन से प्रॉब्लम अब ऐसे और कैसे बढ़ती है। देखा जाए तो सीरिया अपने आप में ही एक यूनिक केस स्टडी है जिससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर पूरी दुनिया, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये काम कैसे करती है और यहां कुछ देश अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे बाकी सभी छोटे देशों को, उनके लोगों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करती है, एक चेस का गेम खेलती है। उस चेस के गेम को जीतने से उनको मिलता है पैसा, पावर और एनर्जी, रिसोर्सेस। 2024 के अंत तक एक हफ्ते में जो कुछ हमें दिखने को मिला है अभी सीरिया में, उसकी शुरुआत होती है दरअसल 2011 में एक छोटे से प्रोटेस्ट से। वही प्रोटेस्ट आज एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शॉकवेव बन चुकी है। इस सडन रिजीम कोलैप्स के कुछ सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, बाकी ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑर्डर और एनर्जी ट्रेड के लिए भी। ये सब समझेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स टुडे, ग्रोथ स्कूल, जो आपको एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल करियर की तरफ स्टेप्स लेने में मदद करती है। इसके लिए आपको करना बहुत सिंपल एक काम है। कल और परसों आपको इनकी 3 घंटे की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन एआई को अटेंड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो ये ग्रोथ स्कूल का पेड वर्कशॉप होता है, लेकिन पहले 1500 देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए जो इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए यह वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। इस एआई ट्रेनिंग से आप अपने आप को 10x एफिशिएंट बना सकते हो, अपने जॉब में अपने आप को इररिप्लेसेबल बना सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आज एआई सीखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना 20 साल पहले कंप्यूटर सीखना जरूरी था। तो यह सब कैसे कर सकते हो, इस ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा कि आप
टेक सेक्टर में हो, नॉन टेक, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, आप जो भी हो, एआई की मदद से आप अपने जॉब ढूंढने में आपको मदद कर सकता है। बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे एक्सेल शीट में डालोगे, इस्तेमाल करोगे, वो बता सकता है। यूनिक रेज्यूमे बिल्डिंग स्किल्स बता सकता है। प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। लेकिन जल्दी करना होगा, 7 PM कल और परसों का ये क्लास है। अपना स्लॉट बुक करो। फर्स्ट 1500 पीपल एब्सोल्युटली फ्री है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। फ्री वर्कशॉप की सारी अपडेट्स आपको यहां मिल जाएंगी। बैक टू द स्टोरी। सबसे पहले असद के रेजीम गिरने से मिडिल ईस्ट में एक नया पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह वैक्यूम किसके लिए वैक्यूम है और किसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यह वैक्यूम असद को सपोर्ट देने वाली रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पुतिन ने सीरिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाय बनाकर रखा था, लेकिन इस सडन फॉल से पुतिन को अपनी स्ट्रैटेजी को अब रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। 2015 में रशियन एयर स्ट्राइक्स ने असद को अपनी जगह बनाने के लिए और जगह बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद की थी। रशियन इंटरवेंशन ने असद की रेजीम को एक्चुअली रिवाइव किया था, लेकिन अब जब रेजीम गिर रही है तो रशिया को एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। उधर यूएसए के लिए भी यह एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यूएसए ने असद को टॉपल करने के लिए एफर्ट्स तो जरूर किए थे, तो देखा जाए तो यूएस के लिए तो यह एक स्ट्रेटेजिक जीत हुई, लेकिन यह सडन कोलैप्स उनके लिए भी एक सरप्राइज है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि असद की सत्ता से बाहर होना एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है फॉर सीरिया टू परस्यू पीस। इसमें आयरोनी की यह बात है कि असद को हटाने वाली जो HTS ग्रुप है वो एक्चुअली अल-कायदा से निकली हुई है, और अल-कायदा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई? अमेरिका है। 9/11 अटैक्स कोई भूल सकता है, लेकिन बाइडेन को फिर भी लगता है कि अल-कायदा से निकला ग्रुप, जिसको यूएस ऑफिशियली टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानती है, वो पीस की तरफ जा सकती है। बाइडेन में भी एक फकीरी है। खैर, बाइडेन को जाने देते हैं, ऐसे में भी वो अपने आखिरी कुछ दिन बचे खुचे गिन रहा है व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फ्यूचर हैं अमेरिका के अगले 4 सालों के लिए, उनका मानना है कि सीरिया में जो भी बवाल हो रहा है उससे अमेरिका को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मतलब 100 चूहे खाकर अब बिल्ली चली हज को। किसी भी देश में आग लगाकर वहां से चुपचाप कट लेना, ये पुरानी आदत है। पहले वियतनाम, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान, अब सीरिया। लेकिन सीरिया को लेकर जियोपॉलिटिकल चेस में ईरान का बहुत डिटेल में बात करना जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि यह उनके लिए एक मेजर लॉस है। ईरान ने असद को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उनके रेजीम को सपोर्ट देने के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या IRG काफी एक्टिव रही है। 2018 में ईरान ने असद के रेजीम को सपोर्ट करते हुए अपने फोर्सेस को सीरिया में डिप्लॉय किया था। अब जब असद की रेजीम गिर रही है तो ईरान को भी अपनी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा। वैसे में भी आजकल ईरान का टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ईरान के प्यादों को एक एक करके इजराइल कैसे कमजोर कर रहा है, यह हमने ऑलरेडी आपको एक डिटेल्ड एपिसोड में समझा के रखा है। और यहां भी हमें यही दिखने को मिला कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने जो हमला किया है, लेबनान के साथ साथ वहां सीरिया में भी इसी वजह से बदलाव आ रहा है। अब ईरान के पास न्यूक्लियर धमकी के अलावा कुछ और ज्यादा रह नहीं गया है, तो यहां भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। इसके अलावा रीजनल डायनामिक्स में भी काफी बदलाव आए हैं। सऊदी अरेबिया जो असद के खिलाफ था, अब उसको अपनी स्ट्रैटेजी रिकंसिडर करनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया ने 2011 में असद के खिलाफ ऑपोजिशन को सपोर्ट किया था और अब वो अपने एलाइज को भी गाइड करना चाहेगा। यूएई उल्टा, जो पहले असद रेजिम के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहा था, उसके लिए यह सिचुएशन इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ओवरऑल मिडिल ईस्ट में अब 13 साल से भी ज्यादा चल रहे सिविल वॉर में सीरियन प्रेसिडेंट को एक विक्टर समझ के उनके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने लगे थे ये जो गल्फ नेशंस हैं। इसी के चलते गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी असद वापस उनको जगह दी गई थी, लेकिन अब एक हिस्टोरिक चेंज यहां भी हो गया है। ये सारे चेंजेस ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। सीरिया के जो मेजर पाइपलाइंस थे जो असद के अंदर थे, अब वो आतंकियों या कह लीजिए रेबल्स की कंट्रोल में आ चुकी हैं। ये एनर्जी मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकती हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इंपैक्ट आ सकता है, वो वैसे में भी ऊपर जा रहे हैं। इस साल वर्ल्ड बैंक ने भी वार्न किया है कि सीरिया की इनस्टेबिलिटी से रीजनल ऑयल ट्रेड भी डिसरप्ट हो सकती है। तो जियोपॉलिटिक्स के एंगल से अगर आप देखें तो यह इवेंट मिडिल ईस्ट में
और उसके पावर स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन कर सकता है। एक तरफ रशिया, ईरान और तुर्की विथ इट्स ओन इंटरेस्ट, और दूसरी तरफ यूएसए एंड इट्स एलाइज और उनकी अपनी स्ट्रेटेजी। यह पॉलिटिकल शिफ्ट सिर्फ सीरिया नहीं, पूरे रीजन के लिए एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करेगा। समझते हैं कैसे। सीरिया की कहानी समझने से पहले आपको सीरिया की थोड़ी जियोग्राफी समझनी होगी। सीरिया एशिया के लिवेंट रीजन का एक हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पर फैले इस लिवेंट रीजन में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन सब शामिल है। यह एरिया हिस्टोरिकली कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी से भरा होता था। एंशिएंट टाइम्स में यह ट्रेड रूट्स और एम्पायर्स का क्रॉस रोड माना जाता था। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर ने इस रीजन को अपने कंट्रोल में लिया। सीरिया उस वक्त एक लूजली गवर्नड एरिया था। उस दौर में सीरिया के लोकल पॉलिटिक्स काफी डिसेंट्रलाइज थी, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल ऑटोमन रूल के चलते हुए वहां स्टेबिलिटी भी थी और इंटरनल प्रॉस्पेरिटी और ऑटोनॉमी भी थी। सीरिया की कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है 1918 में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंडर सीरिया को फ्रांस के कंट्रोल में डाल दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है पूरी भसूड़ी। 1920s और 1930s में सीरिया में एंटी कलोनियल मूवमेंट्स चलने लगते हैं और 1941 में फ्रांस की कलोनियल रूल के खिलाफ मेजर रिवोल्ट्स होते हैं। फ्रांस ने फिर ऑफिशियली 1946 में सीरिया को इंडिपेंडेंस दे दी, लेकिन सीरिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप तब भी अनस्टेबल थी। इंडिपेंडेंट सीरिया के पहले कुछ दशक अगर हम देखें तो यह देश इंटरनल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कू से जूझ रही थी। 1940 से लेकर 1960s तक सीरिया में कम से कम 7 कू हो चुके और पॉलिटिकल लीडरशिप काफी बार चेंज होती रही। 1963 में बाथ पार्टी ने पावर में आई, जो अब तक सीरिया में मेन रूलिंग पार्टी ही रही है। बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी अरब सोशलिज्म, पैन अरबिज्म और सेक्युलरिज्म पर आधारित थी। सीरिया के पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब जनरल हाफिज अल असद ने 1970 में करेक्टिव मूवमेंट के तहत पावर को अपने हाथ में ले लिया। असद ने सीरिया को एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगाई, जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश किया गया और मिलिट्री के रूल को सेंट्रलाइज कर दिया। हाफिज अल असद ने सीरिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट वायलेशंस और पॉलिटिकल रिप्रेशन भी ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ गया। 1982 में हाफिज अल असद को हामा मैसेकर के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें सरकार ने अपने ही रेजिडेंट्स के भरे हुए शहर को लिटरली दफना दिया, सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों का मैसेकर कर दिया गया। असद फैमिली ने जब पावर में अपनी जगह बनाई, उसके बाद से ही सीरिया में एक लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई, इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन उस स्टेबिलिटी का जो खामियाजा था, जो प्राइस पे करना था, वो काफी ज्यादा था। हाफिज अल असद के डेथ के बाद, उनके निधन के बाद 2000 में उनके बेटे बशर अल असद ने सीरिया की प्रेसिडेंसी संभाली। बशर जो एक डॉक्टर थे, उनसे यह उम्मीद लगाई गई कि नहीं, ये एक मॉडर्न, एक रिफॉर्मिस्ट लीडर बनेंगे, लेकिन बशर तो ऑपोजिशन को साइलेंस करने में अपने बाप से भी आगे निकले। 2011 में जब अरब स्प्रिंग के दौरान बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो सीरिया में भी पब्लिक एंगर तेज होने लगी। लोग चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उन्हें मिले, करप्शन खत्म की जाए और पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को मिले। कोई बड़ी बात तो है नहीं ये मांगना। ये प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल भी थे, मगर जब प्रेसिडेंट बशर अल असद ने इन पीसफुल प्रोटेस्ट को ब्रूटल फोर्स से क्रश करना शुरू किया, तो यह प्रोटेस्ट वायलेंट ऑपोजिशन में बदल गए। गवर्नमेंट फोर्सेस ने एक्टिविस्ट और सिविलियंस को टारगेट किया, जिनमें सैकड़ों निहत्थे प्रोटेस्टर्स भी मारे गए। यहां से कहानी शुरू होती है एक लंबे सिविल वॉर की। 2012 में यह प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में ऑलरेडी बदल रहे थे। इनिशियल रेबल ग्रुप्स जिन्होंने हथियार उठाए, उन्हें कहा गया फ्री सीरियन आर्मी या FSA, इस नाम से उन्हें जाना गया। यह एक ग्रुप था जो इनिशियली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहता था, बशर अल असद के रजीम को हटाना चाहता था। यह एक सीरिया आर्मी के डिफेक्टर्स का ग्रुप भी मान सकते हो, जिसमें जो लीडर्स थे वो प्रोग्रेसिव थे, सेक्युलर थे, डेमोक्रेटिक सीरिया चाहते थे, असद की डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहते थे। तो मामला काफी सिंपल है।
लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबी होती गई, इनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज और स्ट्रांग होती गई, जिनमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी थे जिनका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा। इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नाम आइसिस या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इन्होंने 2014 के आसपास सीरिया के कई शहरों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। आपको याद होगा वो दौर जब दिन रात टीवी पर आइसिस के काले झंडे दिखते थे, एसयूवी पर बंदूकें लहराते हुए टेररिस्ट्स, और उनके जो एग्जीक्यूशन थे उनके तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती थी। आइसिस का मेन गोल था एक प्योर इस्लामिक कैलिफेट बनाना, और इसके लिए उन्होंने खुद को अलग करके सीरिया में जो पॉलिटिकल कियोस चल रहा था उसका फायदा उठाया। आइसिस की कंट्रोल में सीरिया का एक बड़ा हिस्सा था, और उसके ब्रूटल टैक्टिक्स पूरी दुनिया को चौंका दे रही थी ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा एक और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, अल नुसरा फ्रंट, जो उसामा बिन लादेन के अल कायदा सीरिया चैप्टर से बना था। यह ग्रुप एक जिहादी एजेंडा के साथ सीरिया में एक्टिव हुआ था, और उन्होंने असद के रजीम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अल नुसरा फ्रंट का ऑब्जेक्टिव भी एक रेडिकल इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना था, जिसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की कोई जगह नहीं होती। आने वाले सालों में आइसिस के टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कुछ मिलिशियाज भी बनाए गए, जिनमें से एक था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ, जिसे बाद में यूएस फोर्सेस ने भी सपोर्ट किया। इस सिविल वॉर से 1 करोड़ से भी ज्यादा सिविलियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं इस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में। ये वो टाइम था जब असद ने अपनी आर्मी के थ्रू अपोनेंट्स को टारगेट किया, लेकिन जब ये सिविल वॉर कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने लगा, जब प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ने लगी, तो असद ने एक और मेथड अडॉप्ट किया, और वो था केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल। 2013 में डेमास्कस के आउटस्कर्ट्स में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल शॉकवेव्स बनी इस वजह से। यूएस ने असद पर केमिकल वेपन्स यूज करने का इल्जाम लगाया। इन अटैक्स में सैरिन गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों निर्दोष सिविलियंस की मौतें हुई। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मामले को सीरियसली लेते हुए फोर्सेस को डायरेक्ट किया फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। दुनिया भर में सीरिया पर सैंक्शंस, आइसोलेशन और कॉन्डमनेशन के अटेम्प्ट्स किए गए। यूएस और यूरोपियन नेशंस ने सीक्रेटली असद को टॉपल करने के लिए रेबल्स के एक फैक्शन को भी सपोर्ट किया, जिसे आज एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं। यह देखते हुए रशिया और ईरान, जो कि असद के एलाइज थे, उन्होंने रजीम को हेल्प करने के लिए अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू किया। यह समय था जब इस सिविल वॉर में एंट्री होती है ग्रेट पावर्स की। खेल सीरिया का, लेकिन चेसबोर्ड में जो गोटी है वो और कोई लोग मूव कर रहे हैं। रशिया की मिलिट्री सपोर्ट, स्पेशली एयर सपोर्ट की वजह से असद की रजीम को अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने का मौका मिला। रशिया के एयर स्ट्राइक्स ने रेबल फोर्सेस को कमजोर कर दिया, और असद के कंट्रोल को रिस्टोर करने में भारी मदद मिली। रशिया के एयर सपोर्ट बैटलफील्ड में जितना क्रूशल था, उतना ही क्रूशल था रशिया का सीरिया को ग्लोबल फोरम्स में दिया गया डिप्लोमेटिक बैकिंग। रशिया ने यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके असद को इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने का मौका दिया। जब रशिया ने 2015 में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को परमानेंट बनाया, तो उसका फोकस ना सिर्फ असद को सपोर्ट करना था, बल्कि यूएस और यूरोप के ऊपर प्रेशर डालना भी था। सीरिया में रशियन इंटरवेंशन एक न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की मंशा से हमें देखना चाहिए। इसके बाद असद की रजीम को वहां बूस्ट मिला, तो उन्होंने 2017 और 16 में सीरिया के जो दूसरे मेजर सिटीज थे, एलेपो, होम्स, को दोबारा उन्होंने कैप्चर कर लिया। यह वॉर का एक टर्निंग पॉइंट बना, जहां असद का कंट्रोल पूरे कंट्री पर वापस रिकवर होना शुरू हो गया था, और रशिया के डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट की वजह से उनका रजीम सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाया, बल्कि अपना पावर बेस रिस्टोर कर पाया। लेकिन असद के सुख के दिन भी खत्म होने वाले थे। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, और रशिया अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज डाइवर्ट करने लगा। रशिया की एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी सपोर्ट, जो पहले रेगुलरली असद के लिए काफी क्रूशल हुआ करती थी, अब ये धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी, मदद की फ्रीक्वेंसी और सप्लाईज कम होती गई।
रशिया के साथ साथ ईरान असद को क्लोजली सपोर्ट कर रहा था। ईरान ने असद के रेजीम को बचाने के लिए मिलिट्री एड, वेपन्स, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को भी सीरिया में फाइट करने के लिए भेजा। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर्स पर सीरिया के साउथ और वेस्टर्न रीजन्स में एक्टिव होकर असद के फोर्सेस को सपोर्ट किया। यह सपोर्ट मेनली ग्राउंड फोर्सेस के फॉर्म में था, जिसे ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सोल्जर भी इसमें शामिल थे। ईरान के लिए इंटरवेंशन काफी क्रूशल था, क्योंकि उनकी प्रेजेंस से असद के फोर्सेस को मैन पावर प्रोवाइड हो रहा था, जो कि वॉर में बहुत काम पड़ रहा था। हिजबुल्लाह और आईआरजीसी ने ना सिर्फ डेमास्कस की सेफ्टी इंश्योर की, बल्कि एलेप्पो में भी फाइटिंग की और प्रो असद फोर्सेस के लिए वॉर को फेवरेबली टिल्ट किया। ईरान का एम था कि अपनी शिया इन्फ्लुएंस को सीरिया के अंदर भी एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि लेबनान और इराक में भी पहले से था। ईरान ने सीरिया को अपनी रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखा था, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को लॉन्ग टर्म बनाया था। अब आते हैं द ग्रेट गेम के दूसरी तरफ। यूएसए अपना वहां गेम खेल रही थी। 2011 में सीरियन प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। यूएस ने इनिशियली असद के रेजीम के खिलाफ स्टैंड लिया। बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियन ऑपोजिशन को पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ताकि असद के रेजीम को टॉपल किया जाए। यह सपोर्ट सबसे पहले नॉन लीथल एड के फॉर्म में दिया गया, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मेडिकल सप्लाई शामिल थे। फिर रॉयटर्स ने 2013 में रिपोर्ट किया कि सीरिया में नॉन लीथल एड तो भेजना हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ लीथल एड भी, जैसे एंटी टैंक मिसाइल और स्मॉल आर्म्स भी सेंड करने की प्लानिंग की गई थी। इसका मतलब और इसका मेन गोल था असद को अपनी पावर से हटाना, रेबल ग्रुप्स को स्ट्रांग बनाना, ताकि वो रेजीम चेंज कर सके। ओबामा ने यह स्ट्रेटजी इसलिए अपनाई थी क्योंकि उनका मानना था कि असद का रेजीम इतना ब्रूटल है कि उनको रिमूव करना जरूरी है। यह भी कहा गया कि असद के डाउनफॉल से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आ सकते हैं उस रीजन में। लेकिन यूएस सपोर्टेड रेबल्स में कई ग्रुप्स ऐसे भी थे, जैसे अल नुसरा फ्रंट, जो धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। यानी यूएस सपोर्ट उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा था, जिन्होंने बाद में जाकर आईसिस के राइज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल फकीरी, या हिंदी में कहे तो अपने पैर पर ही यूएसए ने कई बार कुल्हाड़ी मारी है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने अपनी सीरिया पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट किया। ट्रंप ने सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन टू ट्रेन रेबल्स इन सीरिया को शट डाउन कर दिया। ट्रंप का यह डिसीजन सीरिया में यूएस की इन्वॉल्वमेंट को कम करने में, उस रीजन में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस को रिस्ट्रिक्ट करने की इंटेंशन से लिया गया था। ट्रंप का डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा था कि सीरिया के सिविल वॉर में यूएस का इंटरेस्ट लिमिटेड होना चाहिए, हमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाल ही में फिर से ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूएसए को सीरिया के दलदल में नहीं घुसना चाहिए, सीरिया को अपने मामले को खुद ही सुलझाना चाहिए। सीरिया में आखिरी बड़ा प्लेयर है तुर्की, जो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था। तुर्की ने 2016 में कर्डिश ग्रुप्स को टारगेट करते हुए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ग्रुप्स टर्किश सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। तुर्की का इंटरवेंशन डायरेक्ट था। उन्होंने सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज में अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजी, जहां पे कर्डिश मिलिटेंट्स एक्टिव थे। ये कर्डिश मिलिटेंट्स तुर्की के लिए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहे हैं। तुर्की के ऑपरेशन यूफ्रेटिस शील्ड और ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच जैसे मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने सीरिया के नॉर्दर्न रीजन्स में कर्डिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को टारगेट किया। ये ऑपरेशंस ना सिर्फ तुर्की के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे थे, बल्कि उन्हें कर्डिश ग्रुप्स को भी पीछे ढकेलने का काम कर रहे थे, जो कि बाय द वे यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हिस्सा थे। तो आप देखिए कहां तार कहां जुड़े हुए हैं इस ग्लोबल चेस गेम में। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड बैटलफील्ड में एक प्लेयर जो पिछले 8 सालों में कंसिस्टेंटली ग्राउंड गेन कर रहा था, अचानक एक हफ्ते में धराशाही कैसे हो गया? यह सडन कोलैप्स हो कैसे गया? लोकल मिलिट्री फेलियर था, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिर से जियोपॉलिटिकल गेम चला? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसे स्विफ्ट और इफेक्टिव ऑफेंसिव के लिए फॉरेन बैकिंग जरूरी है। यह बात आप समझ लीजिए। यह एक ऑर्डिनरी ऑपोजिशन ग्रुप का अटैक नहीं था, यह एक वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कैंपेन था, जो लोकल ऑपोजिशन फोर्सेस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपोजिशन ग्रुप्स को मॉडर्न वेपन्स और लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट मिल गया था, जो पहले उनके पास नहीं था। शक
कि सुई इजराइल और तुर्की की तरफ जाती है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता। इजराइल ने पहले भी असद के रजीम के खिलाफ अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस की हुई हैं, लेकिन बीते हफ्तों में आईडीएफ ने अपनी प्रेजेंस सीरिया के नॉर्दर्न रीजन्स में ज्यादा इंक्रीज की है। यह स्पेकुलेशन है, लेकिन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इजराइल की मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स जो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रही थी, उन्होंने असद की पोजीशन को कमजोर किया और ऑपोजिशन को उनका फायदा उठाने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। अब बात करते हैं रशिया की रोल की। जब असद की रेजीम के कोलैप्स की न्यूज आई तो रशिया की पोजीशन भी क्वेश्चनेबल बन गई। अब 2015 में तो रशिया ने असद को फुल सपोर्ट दिया था, लेकिन अब जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका है तो रशिया का फोकस पूरी तरीके से बदल चुका है। रशिया ने सीरिया में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया और ऑपोजिशन फोर्सेस ने उसका फायदा उठाया। क्या रशिया ने अपने फोर्सेस को डिलिबरेटली विड्रॉ किया था? कोई प्लानिंग थी या फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसके बाद भाई इंटरनल इश्यूज थे रशिया के अपने आप? लेकिन यह भी स्पेकुलेशन है कि रशिया विड्रॉल से ऑपोजिशन को एक भारी मोमेंटम मिला, असद को वनरेबल बना दिया रशिया के इस विड्रॉल ने। और एक हिडन प्लेयर है जिसकी बात बहुत कम हो रही है, और वो है चाइना। बीते सालों में चाइना ने सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भारी इकोनॉमिक प्रेजेंस दिखाई है। यह भी स्पेकुलेशन है कि चाइना ने इनडायरेक्टली ऑपोजिशन को सपोर्ट किया अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए। इस पूरे मामले को समझने के बाद लेकिन एक चीज तो क्लियर है, असद की रजीम इतने साल टिकी और फिर इतनी जल्दी उसका खात्मा हुआ इंटरनल मिलिट्री फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के नतीजे की वजह से। यह एक प्रोसेस था जिसमें ग्लोबल पावर्स ने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अपने इंफ्लुएंस को बैलेंस करते हुए एक रोल अदा की। जब असद की रजीम अपने कोलैप्स की तरफ गई तो दुनिया के सारे जो मेजर प्लेयर्स हैं अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अपने उन्होंने दांव पेच खेले। सीरिया में अब जो हो रहा है, हमने इसका एक वर्जन 2021 में देखा था। अफगानिस्तान में वो था तालिबान का टेक ओवर। दोनों सिचुएशन में ही एक एस्टैब्लिश्ड रिजीम का कोलैप्स होता है। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को विदाउट मच रेजिस्टेंस कैप्चर कर लिया, और असद के रजीम में भी कुछ इस तरीके से ही अनएक्सपेक्टेडली रजीम ध्वस्त हो जाता है। दोनों ही केसेस में फॉरेन सपोर्ट और एक्सटर्नल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट क्रूशल था। अफगानिस्तान में यूएस और नेटो फोर्सेस के विड्रॉल की वजह से तालिबान को अपना मूवमेंट जो था वो एक्सेलरेट वो कर देती है। यूएस के सडन विड्रॉल के बाद तालिबान स्विफ्टली अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करती है, कुछ ही हफ्तों में काबुल को कैप्चर कर लेती है। यही सिनेरियो सीरिया में भी अब हमें देखने को मिलता है। असद के रजीम को सपोर्ट देने वाली पावर्स जैसे ही रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, सालों से जो असद को सपोर्ट कर रही हैं वो पीछे हट जाते हैं। सडनली ऑफेंसिव शुरू होता है और असद का पलायन हो जाता है। अफगानिस्तान में भी तालिबान का टेकओवर एक क्लियर शिफ्ट लाता है। ह्यूमन राइट अब्यूजर्स होते हैं, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का भी इशू सबसे प्रॉब्लमैटिक होता है। सीरिया में भी जब असद की रजीम गिर जाती है तब वहां अब जो इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो खतरा है, स्पेशली वुमेन राइट्स पर, अफगानिस्तान की तरह यहां भी क्या सीरिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ेगा? यह आने वाले दिनों में साफ पता चलने वाला है। तो अब फाइनल सवाल यह उठता है कि आगे क्या? जब असद का बर्बरता भरा रजीम को टॉपल किया गया तो रेबल ग्रुप्स क्या असली प्लान क्या है? क्या वो भी अब अपना असली रंग दिखाएंगे? एचटीएस के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीएनएन से बात करते दौरान तो अपने एम्बिशंस को बिल्कुल साफ तरीके से सामने रखा। अल जलानी का कहना है कि एचटीएस का एम है कि ऐसे गवर्नमेंट को बनाना जिसमें इंस्टीट्यूशंस हो, एक काउंसिल हो जो लोगों द्वारा चुना जाए। अल जलानी का कहना है कि सीरिया को ऐसे एक गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है जो इंस्टीट्यूशनल हो, जहां रूलर है वो अपनी मर्जी से डिसीजन ना ले पाए। यह बात उन्होंने 2018 में भी कही थी जब एचटीएस ने अपने आप को अलकायदा से कट ऑफ कर लिया था। लेकिन एक रियल चैलेंज है, एचटीएस का इमेज जो है वो अभी भी एक टेरर ग्रुप के रूप में ही है। यूएसए, तुर्की, यूएन सब एचटीएस को एक टेरर ग्रुप की तरह ही देखते हैं, और इसी वजह से उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन, लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने में मुश्किल होगी।
एचटीएस के एग्जिस्टिंग कंट्रोल वाले एरियाज में भी उन्होंने एक क्वासाई स्टेट मॉडल बनाया है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, टैक्सेशन और हेल्थ केयर सिस्टम शामिल हैं। अल जुलानी का यह कहना है कि उनका फोकस है कि सेक्टेरियन या एथनिक डिविजन्स बढ़ाने का नहीं है, बल्कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने का है। जुलानी ने यह भी एडवाइस दिया है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बचे हैं देश में, जैसे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन, उन्हें डैमेज ना किया जाए। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फासला होता है। इसी बात पर कोई गारंटी नहीं है कि सीरिया भी अफगानिस्तान की तरह एक एब्सोल्यूट फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट स्टेट नहीं बन जाएगा। अभी सीरिया का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। असद का रेजिम कोलैप्स होने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गया है। अभी आने वाले दिनों में जुलानी अपने आप को एक थियोक्रेटिक लीडर घोषित करेंगे या नहीं, यह देखने वाली बात है। इंस्टेबिलिटी के दरवाजे अभी खुले नहीं हैं और भी खुलेंगे, यह देखना है। वहीं सीरियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी अल जलानी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कही है। लेकिन अगर जलानी और उनके एचटीएस पावर में आते हैं तो उन्हें इलेक्शंस का आइडिया शायद उतना पसंद ना आए। लेकिन अगर कर्डिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एचडीएफ अगर आते हैं पावर में या उनका दबदबा बनता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न पावर्स को एक ऑपरेशन के रूप पर, वहां एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूप पर, वहां फ्यूचर आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के रूप पर एक फोर्स उन्हें मिले। इसका मतलब यह है कि सीरिया में अभी भी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, मॉरल फ्लक्स चलता रहेगा और एचटीएस के लीडर जुलानी के लिए एक नए थियोक्रेटिक गवर्नेंस के मॉडल के तरफ जाने की वो कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर में अनसर्टेन है कि शुरुआत कौन करेगा, एंड कौन करेगा। फाइनली भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस सीरियन क्राइसिस का। सीरिया में इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, ह्यूमैनिटेरियन एड के कॉन्टेक्स्ट में हो। इंडिया का रिलेशनशिप सीरिया के साथ हिस्टोरिकली भी फ्रेंडली रहा है। इंडिया ने सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, जिनमें कई इंडियन सीरियन जॉइंट वेंचर्स इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन भी है। एनर्जी सिक्योरिटी में भी एक क्रूशल एस्पेक्ट है। सीरिया में इंडिया के कुछ ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2010 में सीरिया में अपने ऑयल फील्ड्स में एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। सीरिया में इंस्टेबिलिटी से एनर्जी सप्लाई रूट्स और ऑयल पाइपलाइंस को भी रिस्क हो सकता है, जो इंडिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा। वहीं एक टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट रिजीम अगर सेटअप होता है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस और भी बढ़ जाती हैं। इंडिया को इमीडिएटली इस नए रेजिम के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करना पड़ेगा। लेकिन नेट नेट सीरिया का पूरा सिचुएशन हमें बताता है कि एक डिक्टेटोरियल रेजिम कैसे एक पीसफुल देश को दशकों के लिए इंस्टेबिलिटी में ढकेल सकता है। कैसे एट द फर्स्ट हिंट ऑफ इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के मेजर पावर्स अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने के लिए उस एरिया में कूद पड़ते हैं, एंड बिफोर यू नो इट पूरी लड़ाई वहां लोगों से ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिकल राइवलरी से चल रही होती है। और इसका फायदा उठाते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। लोगों को एक डिक्टेटोरियल रेजिम के बाद छोड़ देना कि एक एक्सट्रीमिस्ट रूलर की मर्जी पर है। पहले अफगानिस्तान में यही देखा, अब सीरिया में यही देखने को हमें मिल रहा है। पॉइंट यह है कि इस ग्रेट गेम में अब अगला देश कौन पिसेगा, यह देखने वाली बात है। और यह समझने वाली बात है कि यह जो ग्रेट गेम खेला जाता है बड़े देशों द्वारा, यह बात हम कब समझेंगे और इन्हें रोकेंगे कब हम।